अब इंतजार है आज का, क्योंकि आज राज्यसभा के अंदर पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। 12 घंटे की चर्चा के बाद में आखिरकार देर रात लोकसभा में बिल को पास करा लिया गया और अब बारी राज्यसभा के अंदर है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका एक बार रुख करते हुए सर्वेश, नीलेश और मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जो जुड़े हुए हैं राजीव गौड़, उनका अब एक बार रुख कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार सर्वेश आपके पास आते हुए, क्योंकि सर्वेश बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है, ऐसे में जेडीयू का साथ मिल गया, एलजेपीआर का साथ मिल गया, पर बिहार के लोग इस बिल को लेकर कह क्या रहे हैं और बिहार की सियासत पर इसका क्या असर है? देखिए पूजा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मेरी मौजूदगी हज भवन पटना में है और आपको पीछे दो बोर्ड दिखाना चाहूँगा जी। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। हाँ। तो ये दो जो बोर्ड हैं ये साफ जाहिर करते हैं किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है गड़बड़ियाँ यहाँ चल रही थी और तमाम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में गड़बड़ियाँ चल रही थी, जिसको पाटने की कोशिश यह बिल कर रहा है। और जहाँ तक बात बिहार की आपने की है, बिहार में चुनाव है निश्चित तौर पर, और कुछ दिनों पहले एक धरना यहाँ पे दिया गया था। जो तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इदारे सरिया, इमारतें सरिया, खानका मुजीबिया, इन तमाम लोगों ने एक बड़ा धरना यहाँ पर दिया था। और उस वक्त मुसलमानों की बड़े तादाद में मौजूदगी थी, विपक्षी नेताओं की मौजूदगी थी। वहाँ हमने मुसलमानों से बातचीत की थी, मुस्लिम भाइयों से बातचीत की थी कि आखिर आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे उनका जवाब सिर्फ यही था कि ये मुसलमान विरोधी है। लेकिन इसमें किन पॉइंट पे, किस पहलू पे आपको आपत्ति है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष ने एक हौवा खड़ा किया, जैसे कि जब सीआईए एनआरसी जब लाया जा रहा था या 3 तलाक का जो मुद्दा था वो जब लाया जा रहा था, उस वक्त जिस तरीके से एक हौवा खड़ा किया गया था, ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर भी एक हौवा खड़ा किया गया है। मुसलमानों को पता ही नहीं है कि विरोध किस बात का करना है, क्योंकि जो ये बिल है कल तक थोड़ी बहुत गहमा गहमी थी यहाँ पर, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, आज राज्यसभा में पास होना है। तो मुसलमान जो है ऑफ द रिकॉर्ड तो थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है, लेकिन आपत्ति किस बात पे है ये उनको जानकारी नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि जो बिल में संशोधन जो लाया गया है, उन संशोधनों से आम आवाम को एक बार बताया जाए, जागरूक किया जाए। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार जरा कुछ रिएक्शंस आए हैं वो एक बार सुन लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। तो सरकार जब कांग्रेस की तब क्या हुआ, उसका जिक्र आपने जगदम्बिका पाल के मुंह से सुना, और वहीं अजीम ओवैसी ने किस तरीके से इसको असंवैधानिक बताने की कोशिश की वो भी आपने सुना। ये सब उस दौरान की चर्चा है जब सदन के अंदर बिल को पेश किया गया था। मेरे सहयोगी तमाम बने हमारे साथ में, एक बार फिर से उनका एक बार रुक करते हुए नीलेश जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर हमने देखा था कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, पुलिस वालों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई थी। अब क्योंकि लोकसभा के अंदर बिल पेश हुआ, उसके बाद पास भी हो चुका है, तो अभी लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है, किस तरह की तस्वीर अभी खासतौर पर यूपी की राजधानी की है?
देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी उपस्थिति इस समय पुराने लखनऊ में है, घंटाघर के पास मैं इस समय मौजूद हूं और तस्वीरें देखिए कि अभी भी जो एसएसबी के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लोकसभा में बिल पास किया गया, राज्यसभा की बारी है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बिल पास हो चुका है तो हमें नहीं लगता है कि अब राज्यसभा में कहीं से भी अड़चन आएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। आपने देखा कि जिसके बलबूते विपक्ष ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी और ये चंद्रबाबू नायडू जो है इसका विरोध करें, लेकिन उन्होंने खुल के समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाई। तो अब नहीं लगता कि कहीं से भी इस बिल लाने में जो है कोई देरी हो सकती, कोई रुकावट आ सकती, कोई अड़चन आ सकती, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है बिल का प्रोफार्मा जो है, बिल में जो संशोधन किया जा रहा है वो भी जनता के सामने आ रहा है। तो जनता भी कहीं ना कहीं, आपने कल मध्य प्रदेश में देखा होगा, बड़ा समाज अल्पसंख्यक समाज था, उन लोगों ने भी, बरेलवी समाज, शहाबुद्दीन रजवी साहब ने भी इसका समर्थन किया। तो धीरे धीरे अब लोग जब इनके कानूनों को समझ गए, जब संशोधन के बारे में समझ गए, जब ये समझ में आ गया कि ये बिल जो लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं वक्फ को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो अब हमें नहीं लगता है कहीं से कोई विरोध की अब भाषा भी। लखनऊ का मुसलमान क्या सोचता है? पूरा लखनऊ का क्या सर, देखिए अब बांटिए नहीं, लखनऊ और कानपुर के बांटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो विपक्ष की साजिश का शिकार नहीं हुआ, वो बिल्कुल से जो है भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के समर्थन में। क्योंकि इसके पहले भी जो ट्रिपल तलाक की बात अगर थी तो उसमें भी आपने देखा था शुरू में विरोध बहुत हुआ, लेकिन बाद में जब उसकी हकीकत समझ में आई तो लोगों ने समर्थन किया और उसके बाद लगातार जो अल्पसंख्यक समाज में खुशी का माहौल देखा गया है। तो देखिए दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि एसएसबी के जवान सुबह से ही यहां पर मुस्तैद हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाना है। स्थानीय पुलिस भी है, तो अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किस तरीके से जो है जब बिल राज्यसभा में पेश किया जाए तो उस समय कानून व्यवस्था कोई न बिगाड़ सके, उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। चाहे वो एसएसबी के जवानों को तैनात करना हो या फिर स्थानीय पुलिस को मुस्तैद रखना हो, उसके साथ साथ या पीएससी के जवानों की बात करें तो तमाम जवान लगातार जो है पुराने लखनऊ के इलाके में फुट पेट्रोलिंग करते हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अराजक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और माहौल वो बिगाड़ ना सके, उसको लेकर लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार खुद जो है पुलिस मुख्यालय से समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके कार्यालय से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जब जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ काफी देर से इंतजार करें, एक बार उनका रुख करते हुए। राजीव, अभी क्या तस्वीरें हैं जोधपुर की, खासतौर पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि अब राज्यसभा में बिल पेश होने की बारी है, तो वहां किस तरह के रिएक्शन लोगों के हैं? देखिए, जो रिएक्शन में एक ही बात आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब भी जो कानून जब लागू करने की बात हुई है, और 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, 2025 की बात करें, देर रात तक इस तरह के विधेयक पास हुए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में वो व्यक्ति हैं मुस्लिम समाज के, जिनका 60 साल का अपना अनुभव है, उनसे जरा बात का अतीक मोहम्मद से। अच्छा, कैसे देखते हैं इस बिल को जो पेश किया गया? देखिए, इसमें जो है, जहाँ तक अमेंडमेंट का सवाल है, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर कोई कोशिश की जाती है तो मैं समझता हूँ कि सबको सार्थकली उसको देखना चाहिए। इसमें सिर्फ यही कमी है कि जिनकी प्रॉपर्टी है, जिस समाज का ये मामला है, उसको जो है चर्चा में शामिल नहीं किया जा रहा है। हमारी जो है कोशिश ये रहेगी कि वक्फ अमेंडमेंट हो और आज के प्रेशर में जिस तरह की ज़रूरत है कानून में तब्दीली की, वो लाई जाए ताकि उन प्रॉपर्टी की हिफाजत हो सके और उसके ऊपर जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं और जो मुतवल्ली लोगों ने, जिन लोगों को इसका अपना फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, उसका इस्तेमाल ख़त्म किया जाए और इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। मानते हैं कि संशोधन ठीक हो रहा है? नहीं, संशोधन ठीक नहीं हो रहा है। मेरा यही कहना है कि संशोधन जिनकी आवश्यकता है वो नहीं हो रहा है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि इसके काम करने वालों से, इनके जो है वो जो लॉयर्स हैं, इस एक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ली जाती कि इसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए कि जिससे इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और उसको पारदर्शी और जो है इस तरह का बनाया जा सके कि जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है वो खाली करवाया जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश होने वाला है। तो संख्या के बल पे किसी भी चीज़ को पास कराने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो जिसकी ज़रूरत है, जिस मकान के लिए जो है हम कह रहे हैं कि इस मकान को अच्छा होना चाहिए, तो उसकी गृहिणी से, उसके लोगों से, रहने वालों से चर्चा किए बगैर जब पास करेंगे तो पास तो हो ही गया। तो देखिए कि रिएक्शन जो आया है साफ तौर पे कहना है कि अगर थोड़ा उससे पहले सर्वे कर लेते, बातचीत कर लेते तो ज़्यादा उसका असर पड़ता। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि
स्टडी करके कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर इसको पास कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं शुरू में कही थी, मोदी है तो मुमकिन है, चाहे आप पुराने जितने भी कानून देख लीजिए, वो जिस तरीके से पास हुए हैं, लागू हुए हैं, और लगता है कि पूरे स्टडी की गई होगी। हालांकि समाज का अपना एक पक्ष है, लेकिन ऐसा जो तो पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि अब चूंकि जब सरकार है और जब संख्या बल के आधार पर पास हो गया तो लागू होना ही है। जी अच्छा आदिति, क्योंकि जिन साहब की भी बात सुन रहे थे उनके पास भी पूरी तरह की जानकारी नहीं है, मतलब लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअल में किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया गया और उसके बाद में बिल जाके सदन में पेश हुआ, पूरी रिसर्च हुई। उसके बाद हम जेपीसी की भी बात करते हैं तो वहां पर भी लोगों से बात की जाती है, वक्फ के लोगों से बातचीत की जाती है, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों से बातचीत की जाती है। कुल मिलाकर सदन में तो पेश हो ही रहा है राज्यसभा के अंदर, लेकिन लोगों को भी अवेयर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हुआ क्या, किस प्रोसीजर से गुजरा और अब क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। पूजा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है भारत 24 के दर्शकों के साथ साथ ये सभी लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है भ्रांति, इसमें मैं ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी के साथ नहीं। मैं जनरल, जब मैं कल कम से कम 8 घंटे पार्लियामेंट में तमाम चीजें देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, सत्ता पक्ष से ऑफ रिकॉर्ड बात की और विपक्ष से भी ऑफ रिकॉर्ड बात की। पहली बात, विपक्ष ने जब जेपीसी या इससे पहले भी जब 8 अगस्त को बिल लेकर आए तो बहुत सारी जो वो मुस्लिम समाज के कई तबकों से बातचीत करी। पूजा, ये समझिए कि सुन्नी मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी क्या करना चाह रही है, और उन्होंने उनसे बातचीत करी है। सुन्नी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है, लेकिन जैसे पासमानदा हैं वैसे वोरा भी हैं और कई तबके में शिया मुसलमान भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर, जैसे केरला में क्रिश्चियन से इन सब से बात हो रही है, वैसे ही बहुत सारी जगह अलग अलग तबकों से बातचीत करी है। और क्या मैसेज दिया है, ये सबसे जरूरी है समझने के लिए। मैसेज ये है, इस बिल के माध्यम से जो गरीब तबका है, जो बैकवर्ड मुस्लिम है, उसको ये बताने की कोशिश की है कि जो वो मुसलमान जो आप पे हावी है, जो पैसे वाला है जी, जो आप जिसे कहें जो आप पे हुकूमत कर रहा है, वो आपको पैसे वाला या आपके लिए कुछ सोच नहीं रहा। एक बार फिर मैं इसको ढंग से समझाना चाहूंगी कि गरीब मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कल किरण रिजिजू के भाषण में भी थी कि अब जब इतनी बड़ी संख्या में वक्फ के पास प्रॉपर्टीज थी दशकों तक, तो फिर मुसलमान गरीब का गरीब क्यों है? एग्जैक्टली दो खाई क्यों है? एक गरीब है और एक अमीर है और अमीर होता जा रहा है, जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ। तो सरकार उन मुसलमान भाइयों को जो वोरा हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, पासमानदा, उनको ये बताने की कोशिश है कि भले ही ये वक्फ अच्छे ईमान के लिए हो रहा है, लेकिन ये आपके पास तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए जो ये खाई है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और मुसलमान गरीब का गरीब है, जो पिछड़े तबके का है, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, रहने के लिए नहीं मिल रहा, और जो अच्छे जन कल्याण के लिए जो पैसे जा रहे थे वो आपके पास नहीं आ रहे, ये बताने की कोशिश है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। अब जब उन प्रॉपर्टीज की देखरेख होगी, रेवेन्यू पर कंट्रोल होगा जी, और जब वो रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो तबका जुड़ेगा। अब आपका सवाल था कि अवेयरनेस, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से संपर्क में है, उन लोगों का फायदा पहुंचाएगी और धीरे धीरे अपने ही सांसदों को घर घर जाकर ये समझाने की कोशिश करेगी कि ये इस बिल में आपका क्या फायदा है। और टारगेट ऑडियंस क्या है? जो गरीब तबका है, पासमानदा, वोरा। मैं सबके पास वापस लौटी। इनफैक्ट एक बार कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवा देते हैं। देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। कल जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट था कि वक्फ संपत्तियों के बारे में कानूनी विवाद और काफी कुप्रबंधन हो गया था। कुछ लोगों का वक्फ पर कब्जा हो गया था और कोई न्यायिक निगरानी नहीं होता था। अब वक्फ संपत्तियों का भी अधूरा सर्वेक्षण कराया गया था।
और वक्फ कानून का दुरुपयोग किया जाता था। तो इन सब कारणों से ये वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा, जो 1995 का पहला बिल है उसको संशोधन करना पड़ा। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में लगातार टाइम का भी एक्सटेंशन हुआ बहस पर, जिससे कि सभी सदस्य अपनी दिल की बातों को रख सके। लेकिन सबके दिल में यही था कि वक्फ संपत्ति कानूनी दायरे में होना चाहिए। कल सरकार ने मोटे तौर पर एक बात रखी और कहा कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी आपने असल में मुसलमानों के हकों के लिए किया क्या? आपको ये मुसलमानों के हक के लिए, उनकी हिफाजत के लिए या उनके विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी जेबों को भरने का काम किया। इसलिए इस बिल की आवश्यकता थी ताकि जो लोग इस पर लगातार कब्जा किए बैठे हैं, इस जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, वो जनता के हकों की है, वो जनता को मिलनी चाहिए। अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां आपको बताते हैं कि क्या क्या है। अब तालाब की बात करते हैं तो आंकड़ा है 3861, स्कूल्स की बात करते हैं 2042, खेती की जमीन की बात करते हैं तो 1,40,108, दरगाह, मजार और मकबरे की बात करते हैं 33,056 का आंकड़ा है। कब्रिस्तान की बात करते हैं तो 1,49,951, दुकान की बात करते हैं तो 1 लाख, यहाँ पर लगभग 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा है। मस्जिद की बात करते हैं तो 1,17,413 का आंकड़ा। घरों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वो भी 89,212। ईदगाह की बात करते हैं 9,999। इमाम बाड़े, चौकी, करबला 6,777 का आंकड़ा। मदरसों की बात करते हैं 13,719। ये वो आंकड़ा है, ये वो संपत्ति है जो वक्फ के दायरे में है, जो वक्फ के पास है। देश के वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करते हैं 2009 में जो आंकड़ा 4 लाख एकड़ जमीन का था, 2024 में वही आंकड़ा 9 लाख एकड़ जमीन का हो जाता है। रेलवे, सेना के बाद आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वो है सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास। ये कह लीजिए कि तीसरे जमींदार हैं देश में एक तरीके से वक्फ बोर्ड। अब 8.7 लाख से ज्यादा की संपत्तियां हैं, करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ के पास में। संपत्तियों की हमने जैसे बात की, कब्रिस्तान की बात करते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा, दुकानों की बात करते हैं 1,13,000 से ज्यादा, घरों की बात करते हैं 92,000 से ज्यादा, प्लॉट्स की बात करते हैं 64,000 से ज्यादा, एग्रीकल्चर की बात करते हैं 1,40,784 है, मस्जिद की बात करते हैं तो यहाँ पर 1,19,200। अब मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके पास काफी सारे लोग हैं, क्या इन लोगों को पता है कि कल अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए? क्या इन लोगों को पूरी जानकारी है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी बात जानकारी की है कि जानकारी अगर होगी तो आगे बात होगी। अब लिहाजन कल जिस तरह से ये माहौल बनाया गया था कि लोग विरोध करेंगे, लेकिन लोगों में इस बात की जानकारी है कि सरकार जो अमेंडमेंट ला रही है शायद उनके फायदे की बात है, इसलिए विरोध नहीं हुआ। कल मुंबई की सड़कों पर पुलिस का बंदोबस्त भी देखा गया, लेकिन आज मुंबई की सड़कों पर एक भी पुलिस नहीं है। लिहाजा लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया कि शायद ये जो काम हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रहा है। यही वजह है कि लोग अब इसका समर्थन भी करने लगे हैं। सर, लोकसभा में तो पेश हो गया बिल संशोधित, अब राज्यसभा की बारी। राज्यसभा किस तरह से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं हम लोग के जो पास हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, पेंडिंग था, और आज ये मुद्दा तो एक सॉल्व हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है या जो कुछ भी ये कब्रिस्तान है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी हम लोग ने जो बनाई हुई है, हम लोग ने जो पैसे बचाए हुए हैं, हमारे जो पुरख है उन्होंने उनकी जो अमानत थी वो वर्क बोर्ड को दी हुई है, और इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। यही हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट निकले। कंफ्यूजन कहाँ, गुमराह कहाँ किया जा रहा है, कहाँ जानकारी नहीं दी जा रही कि सही चीजें जो है लोगों तक पहुंचनी थी? नहीं, इसकी सही जानकारी नहीं दी जा रही थी कि ये क्यों पास किया जा रहा है, किस तरीके से पास किया जा रहा है, और इसमें हमारे हित में कहाँ तक तो अभी क्लियर है ना साहब? इसलिए हम लोग कंफ्यूजन थे कि हमारे हित में है। तो अभी क्लियर है ना? अभी फिलहाल तो जो रिजल्ट आया है उससे हमें क्लियर हो चुका है कि हमारे हित में ही है। ठीक है, मैं सबके पास वापस लौटती हूँ। लोगों को अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि आखिरकार इसमें है क्या, इसका मकसद क्या है और कैसे ये लोगों के लिए मददगार है।